काइडो और डोफ्लामिंगो इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा विलन कौन है? आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी वन पीस एंटेगनिस्ट्स को रैंक करने वाला हूँ। और मैं पहले ही बता दूँ कि मैं इस वीडियो में अपकमिंग वन पीस विलन्स को इंक्लूड नहीं करने वाला, जैसे कि साकाजुकी, इमू, ब्लैकबीट, वो लोग अभी इंक्लूड नहीं हुए। सिर्फ वही विलन्स इंक्लूड होंगे जिनको लूफी ने हरा दिया हुआ है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नंबर 14, हॉडी जोन्स। अब फिशमैन आइलैंड आर्क जो था वो मेरे लिए वैसे ही काफ़ी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उसके लिए जितनी हाई बनाई गई थी वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे उतरा नहीं था। उसके अलावा उस आर्क की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो उस आर्क का विलन ही थी। टाइम स्किप के बाद जो सबसे पहला विलन ही हमारे सामने आया था, वो उसका करेक्टर में ज़्यादा डेप्थ भी नहीं थी, ना उससे बहुत अच्छी विलन्स वाली फील आ रही थी, क्योंकि वो बहुत वीक करेक्टर भी था स्ट्रॉ हैट्स के मुकाबले। तो ऐसे में हॉडी जोन्स मेरे लिए तो वर्स्ट वन पीस विलन है। नंबर 13, फॉक्सी। अब फॉक्सी जिस आर्क का विलन है वो आर्क काफ़ी लोगों ने स्किप किया है, लेकिन वो आर्क एंटरटेनिंग है। लेकिन फॉक्सी जो विलन है वो इतना ज़्यादा अच्छा विलन नहीं है। उसका कैरेक्टर थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग है, जिस तरह की वो गेम्स लाता है, और जो पूरा आर्कम हॉल इसी ने बनवाया वो अच्छा था। लेकिन फॉक्सी इतना भी ज़्यादा कोई उससे विलन वाली वाइब्स नहीं आती, और स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं, कई कई जगह पर बहुत अनोइंग है। इसलिए फॉक्सी नंबर 13 पर। नंबर 12, बगी दी क्लाउन। अब बगी एज अ कैरेक्टर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उसका जो भी पर्पज़ है वो उसको फुलफिल करता है। लेकिन बगी एज अ विलन एक अच्छा विलन नहीं था, काफ़ी वीक भी था। उसके अलावा बगी जो था उसे विलन वाली ज़्यादा वाइब्स भी नहीं आ रही थी, इसलिए बगी नंबर 12 पर। नंबर 11, कैप्टन कूरो। अब कैप्टन कूरो से बीच बीच में काफ़ी विलन्स वाली वाइब भी आती हैं। इसको एक छोटी मोटी सी बैक स्टोरी भी प्रोवाइड की गई कि कैसे ये पहले एक पायरेट था जो हार गया, उसके बाद बटलर बन के जी रहा था, और अब दोबारा पायरेट बनना चाहता है, जो इसके कैरेक्टर को वैसे ही एक लूज़र सा दिखा देता है, क्योंकि ये पहले भी हार चुका हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग था और इससे विलन वाली वाइब्स आई, इसलिए कैप्टन कूरो नंबर 11 पर। नंबर 10, डॉन क्रीक। डॉन क्रीक का जो कैरेक्टर था वो बराटिया आर्क का विलन था। उसके अलावा इसकी 5000 लोगों की फ्लीट भी थी, जो इसीलिए हार गई क्योंकि इसने मीहॉक की नींद डिस्टर्ब कर दी थी। और ये भी एक ऑलरेडी लूज़र कैरेक्टर था जो पहले ही हार के आ रहा था। उसके बाद भी इसको खाना देने के बाद भी ये विलन बना, वो चीज़ इसके कैरेक्टर को थोड़ा और विलन वाली साइड देती है, जो कि हरामी टाइप का विलन है, जो अच्छी बात है। और डॉन क्रीक स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी था, तो ओवरऑल ये भी एक अच्छा विलन है, जो नंबर 11 पे मैं रखूँगा इसको। नंबर 9, गेको मोरिया। अब गेको मोरिया का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर तो नहीं, कई कई जगहों पर अनोइंग भी है, लेकिन एक तरह से उसने अपने विलन वाली ड्यूटी तो फुलफिल कर ली थी, क्योंकि उसने सभी स्ट्रॉ हैट्स की जो शैडोज़ हैं वो ले ली थी, और सूरज निकलने वाला था, जिस वजह से सभी स्ट्रॉ हैट्स ऑलमोस्ट बिल्कुल उनकी सुई अटकी पड़ी थी कि सूरज निकलना है और वो लोग मारे ना जाएं। इस वजह से इसको ये पॉइंट तो मिलना चाहिए कि इसने अपनी विलन वाली ड्यूटी अच्छी की। उसके अलावा इसको हराने के लिए भी सभी स्ट्रॉ हैट्स ने मिलकर साथ दिया था। वो अलग बात है ये भी ओर्स के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी सभी स्ट्रॉ हैट्स ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया इसको हराने के लिए। ओवरऑल गेको मोरिया भी एक ठीक ठाक सा विलन था, जिससे बहुत ज़्यादा विलन वाली वाइब्स तो नहीं आई, लेकिन उसने अपनी थोड़ी वो ड्यूटी जो थी वो फुलफिल कर ली विलन वाली, इसलिए गेको मोरिया नंबर 9 पर। नंबर 8, आरलोंग। अब आरलोंग का जो कैरेक्टर था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक सही विलन था, क्योंकि इससे भी विलन्स वाली वाइब तो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। उसके अलावा ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग भी था, और जो पूरा इसने अपना आरलोंग पार्क बना रखा था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन था। फिर उसके अलावा इसने जब नामी की मदर फिगर को मारा हुआ था, और नामी का जो इसके साथ कनेक्शन था और दुश्मनी थी, उस वजह से डायरेक्टली स्ट्रॉ हैट का डायरेक्ट दुश्मन भी था। और लूफी और इसकी फ़ाइट में वो जो इमोशंस थे नामी के, और वो जो पूरा सीन था प्ले आउट हुआ था उस फाइट में, वो बहुत अच्छा लगा था। इस वजह से आरलोंग एक काफ़ी ठीक विलन था और अच्छा भी था। ईस्ट ब्लू सागा के लिहाज से तो बेस्ट विलन था, तो इसलिए आरलोंग नंबर 8। नंबर 7, सीज़र। अब सीज़र आगे जाके तो बिल्कुल कम्प्लीटली एक कॉमेडी कैरेक्टर बन जाता है, लेकिन स्टार्ट में वो थोड़ी बहुत कॉमेडी वाला एलिमेंट लेके चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर ईविलनेस भी थी, जो एक विलन के अंदर होनी चाहिए। स्टार्ट में वो विलन वाली वाइब्स कैरी कर रहा था, यानी कि पंक हैज़र्ड आर्क में वो बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा था, वो अलग अलग लोगों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसके अलावा जिस तरह वो स्माइल फैक्ट्री को चलाने में जो भी वो काम कर रहा था, जो कि ईविल काम ही था, तो वो भी उसके अंदर ही आता कैरेक्टर में। फिर उसके अलावा उसने पूरे के पूरे पंक हैज़र्ड में एक
गलत सी गैस छोड़ दी थी जिस वजह से लोग मर रहे थे, मुझे ज़्यादा याद नहीं उसके बारे में, लेकिन हाँ वो एक डेंजरस गैस थी जो सीज़र ने पूरे के पूरे पंख हैज़र्ड में ऑन कर दी थी और सब लोगों पे आ रही थी, जो स्ट्रॉ हैट्स को थ्रेट पोजेस कर रही थी, जिस वजह से सीज़र ने वो वाला काम भी अच्छा किया जो एक विलन करना ही चाहिए उसको। वो अलग बात है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसके अलावा फिर भी ये इवलनेस कैरी कर रहा था और एक अच्छा विलन था ओवरऑल देखा जाए तो सीज़र नंबर 7 पे। नंबर 6 एनएल। एनएल भी एक काफ़ी अच्छा विलन था और जिस तरह हमने पूरे स्काई पे आर्क में देखा था कि एनएल ने कहा था कि एंड पे जो भी लोग बचे हैं वो आए ऊपर, और 5 लोग आए थे और वो जो उनके साथ फाइट वाला सीन था वो अच्छा था। एनएल ईविल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा था जो बहुत अच्छी बात है एक विलन के लिए, लेकिन एनएल का जो मसला था वो ये था कि इसकी पावर्स थी इलेक्ट्रिसिटी वाली और लूफी था रबरमैन, तो ये लूफी के आगे कोई मैच था ही नहीं, जिस वजह से इसकी वो एक खौफ जो होता है एक विलन से डर वाला होता है वो चला गया था। बट स्टिल एनएल एक काफ़ी अच्छा ठीक ठाक सा विलन था और इसका वैसे भी स्टोरी में आगे भी रोल बचा है, तो देखते हैं आगे चीज़ें कैसे जाती हैं, लेकिन फिलहाल एनएल नंबर 6 पे। नंबर 5 काटाकुरी। अब काटाकुरी जो है वो कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी अच्छी बात यह है कि हमें पहले से सेटअप नहीं किया गया था कि काटाकुरी को हमने हराना है, ये उसी आर्क में जाके डिसाइड होता है कि काटाकुरी से फाइट होने वाली है, वो भी आर्क के बीच में, तो वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। बाकी काटाकुरी ऐसे कोई बहुत ईविल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा विलन वाला काम उसने उस आर्क में किया था और एंड में उसका कैरेक्टर शिफ्ट जो था वो भी अच्छा था, तो ओवरऑल काटाकुरी नंबर 5 पे। क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल अलाबास्ता आर्क का विलन था और सीरीज़ के काफ़ी स्टार्ट में ही था ये, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये जो विलन है इसका कैरेक्टर डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, इसकी डायर फ्रूट पावर्स भी अच्छी हैं। उसके अलावा ये पहला वन पीस विलन है जिसने लूफी को बहुत ही ज़्यादा एक फेटल ब्लो दिया था, जिस वजह से लूफी ऑलमोस्ट मरने वाला था, जिस चीज़ ने इसके विलन होने वाली चीज़ को काफ़ी अच्छा बना दिया। इस वजह से मुझे ये जो क्रोकोडाइल है ये विलन भी अच्छा लगता है और ये एज अ कैरेक्टर भी मुझे क्रोकोडाइल काफ़ी अच्छा लगता है। फिर जिस तरह ये पूरा आर्क में वाइब्स कैरी कर रहा था, प्रॉपर विलन वाली वो वाइब्स थी। उसके अलावा इसका जो वीवी के साथ दुश्मनी थी वो भी इंटरेस्टिंग थी और इसने मतलब कि इतना अच्छा विलन मुझे लगा। उसके अलावा जिस तरह इसने वीवी को डायरेक्ट छोड़ दिया था मरने के लिए और वीवी नीचे गिरने वाली थी, वो चीज़ अच्छी थी क्योंकि ये बंदा सोच नहीं रहा था, ये चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रहा था, इसलिए मुझे क्रोकोडाइल एक अच्छा विलन लगते और इसी वजह से क्रोकोडाइल नंबर 4 पे। नंबर 3 रॉब लूची। और रॉब लूची कैरेक्टर तो थोड़ा शरीफ से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था पर आगे जाके उसने बिट्रे कर दिया था, जो चीज़ सबसे पहली उसको एक सही विलन टाइप एस्टैब्लिश कर देती है, क्योंकि एक विलन जो कि बिट्रे करने को तैयार है अपना गलत मकसद हासिल करने के लिए, तो वो चीज़ सही थी। उसके अलावा रॉब लूची का भी एक टेरर था क्योंकि जिस वक्त पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया उसका डायल फ्रूट बहुत ज़्यादा ओवर पावर लग रहा था, उसकी रोकुशु की पावर्स बहुत ज़्यादा ओवर पावर लग रही थी। जिस तरह से स्ट्रॉ हैट स्ट्रगल कर रहे थे रॉब लूची से फाइट करने में, खासकर उसने लूफी को काफ़ी बार हराया भी, वो चीज़ बहुत अच्छी थी। और रॉब लूची जो बंदा है वो ज़रा भी कॉमेडी एंगल पे गया ही नहीं, वो स्टार्ट भी सीरियस था और एंड भी सीरियस ही रहा, जो उसके विलन वाली चीज़ को बहुत अच्छा बना देता है। तो रॉब लूची मुझे तो मतलब वन पीस का मेरा टॉप 3 विलन है रॉब लूची, और उसका रिटर्न भी होता है, यानी कि उस कैरेक्टर को भुलाया भी नहीं गया, लेकिन ओवरऑल अब वो थोड़ा फुद्दू सा कैरेक्टर है, लेकिन स्टार्ट उसका बहुत अच्छा हुआ था। नंबर 2 काइडो। काइडो अभी तक का मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रॉन्गेस्ट विलन जो लूफी ने अभी तक फाइट किया और उसको हराया है। काइडो बंदा जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है और उसकी जो पूरा कैरेक्टर डिज़ाइन है वो ऐसा विलन है जिसको देख के खौफ हो रहा था कि लूफी इसको कैसे हराएगा, क्या लूफी इसको अकेला हरा भी पाएगा कि नहीं। गियर 5 से पहले तक जब लूफी के पास एडवांस कॉन्करर हाकी भी आ चुकी थी, लूफी काफ़ी स्ट्रॉन्ग उस वक्त तक भी हो चुका था, तब भी ऐसे 1% फील ही नहीं आ रही थी कि लूफी काइडो को हरा भी पाएगा अकेला। उसके अलावा जब लूफी ने फाइनल ब्लो दिया था काइडो को, उस वक्त तक भी मुझे नहीं लगा था कि काइडो अभी हारा है, अभी भी लग रहा था काइडो वापस आएगा। वो बंदा स्ट्रॉन्ग इतना, जो उसका टेरर है ना वो फील मुझे भी हो रहा था कि मतलब लूफी के सामने वो खड़ा और उसका ड्रैगन वाला डेविल फ्रूट। तो ओवरऑल काइडो मेरे लिए तो नंबर 2 विलन है, पर एक चीज़ जिस वजह से वो मेरे नंबर 1 पे नहीं बन पाया वो है उसकी बैक स्टोरी, और बैक स्टोरी की वजह से ही बना है नंबर 1 पे डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो मेरे लिए बेस्ट वन पीस विलन है क्योंकि उस बंदे की बैक स्टोरी टॉप नॉच है। जिस तरह हमें दिखाया गया कि पहले वो सेलेस्टियल ड्रैगन था, उसके बाद फिर छोड़ के नीचे आ गए, फिर उसने अपने
बाप को भी मारा, अपने भाई को भी मारा। प्योर ईवल है वो बंदा। उसके अलावा ड्रेस रोज़ा में उसने कब्ज़ा कर लिया, उसके बाद फिर वहाँ पे भी उसने काफ़ी कुछ डार्क हरकतें की और ओवरऑल बंदा स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा था। तो डोफ्लामिंगो का कैरेक्टर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे लिए तो नंबर 1 वन पीस विलन है और मेरा फेवरेट विलन कोई भी अगर मुझसे पूछता है कौन सा है वन पीस का, तो डोफ्लामिंगो ही मैं कहता हूँ। आप लोग बता सकते हो कि आप इन सभी विलन्स को अपनी पर्सनल रैंकिंग में किस तरह रखते हो। मेरे लिए तो सारी पर्सनल रैंकिंग यही है। बाकी अब वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट में बता सकते हो। पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब